कशिश इसमें भी है, कशिश नीट में भी है ना कशिश? नो। कशिश दो दो क्लासेस फिर अटेंड करती है। मेरे को वॉइस नहीं आ रही है तुम लोगों की। Someone say something so that I can hear you. यस मैम। Actually, I can't hear you. मेरे को वॉइस ही नहीं आ रही है। पे चला गया। दैट्स व्हाई मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। अब बोलो जरा। ए सम या नाउ आई कैन हियर यू। यस मैम। क्या क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला पीडीएफ सेंड कर दो भाई साहब। हाँ जी, कहिए। स्टार्ट करें क्लास को या फिर और मतलब 1-2 मिनट और वेट करें? अभी सब एंटर करते हैं क्लास में। आपको हाफ एन आवर ब्रेक मिला था तो आपको 10 मिनट पहले, मतलब 5-10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए था। एटलीस्ट 2-3 मिनट पहले तो ज्वाइन कर ही लेते। सब एंड टाइम पे बिल्कुल जब हो जाएगा ना 9 से भी जब 5-10 मिनट और हो जाते हैं तब आते रहते हो आते रहते हो। अरे पहले ही देख लो कुछ नेटवर्क इशू आए तो पहले ही ज्वाइन कर लो तुम लोग। मैम तो आ जाती है टाइम से। मैम तो ऑन टाइम होती है। आप लोग ऑन टाइम में होते हैं। मैं 15 मिनट्स पहले बैठ जाती हूँ क्लास में। आप लोगों के भी एग्जाम्स हैं? कुछ लोगों के चल रहे हैं। मैम मेरे हो हो गए? यस मैम। अरे वाह, वेरी गुड। फ्री हो गए मतलब, वेरी गुड। और किसके चल रहे हैं? मुस्कान के। ओके। ओके मैम चल रहे हैं देवेंद्र। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। हम्म आप लोग हैं। आज फर्स्ट था। आज फर्स्ट पेपर था, कैसा गया? नेक्स्ट वीक से है। मेरे भी चल रहे हैं। चलो अच्छी बात है। आप एग्जाम के साथ साथ अच्छा हो गया। ओके गुड। एग्जाम्स के साथ साथ क्लासेस भी अटेंड करते रहो, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों का सिस्टम है, अभी मेहनत कर लोगे तो लाइफ टाइम ये क्या हो गए, बैठ के आराम से मजे करोगे, है ना? बस अभी की थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत भी क्या है, बस आपको पढ़ना ही तो है। थोड़ा सा ऐसे क्या करो, पढ़ाओ, बोर हो जाए म्यूजिक सुन लिए, घूम लिया, कुछ खा लिया पी लिया, चिट चैट कर लिया मम्मी पापा से बैठ के, भाई बहनों के साथ मस्ती मार ली, फिर पढ़ने बैठ जाओ। 1 घंटा पढ़ा, फिर थोड़ा सा ऐसे चिट चैट कर लिया। ऐसे पढ़ने का वो बनाया करो, ठीक है? मेरा कल केमिस्ट्री लैब पेपर है। ओके गुड। तो आपको कोई हेल्प चाहिए? इफ यू वांट एनी हेल्प प्लीज टेल मी। ठीक है। हम्म हम्म तो मेरे को बता देना कोई हेल्प चाहिए तो। नैन्सी बिल्कुल एंड टाइम पे, मतलब 5-10 मिनट बाद तुम लोग ज्वाइन कर रहे हो। अभी मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो हमारे क्या हो गए थे, लॉस तो सारे हो गए थे।
ठीक है ना? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। लो सारे गुड हो गए थे। इवनिंग मैम। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम क्लास को? हमारी डाल्टन थ्योरी से। डाल्टन थ्योरी से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यू कैन सी माई स्क्रीन। आप लोगों को दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? Yes. यस मैम। चलो Yes, ma'am. ठीक है, चलो। हाँ, तो लॉस तो आप लोगों ने कर लिए थे, ठीक है? सारे कर लिए थे या कुछ रह गया था? No, ma'am. सारे हो गए थे? Yes, ma'am. चलो, अब हम बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नाम से पता चल रहा है किसने दी थी? सर डाल्टन ने दी थी। ठीक है, तो सर डाल्टन ने क्या बोला था? हमारे डाल्टन दी थी, ठीक है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है, अबाउट द एटम्स, अबाउट द केमिकल कॉम्बिनेशंस, अबाउट द एलिमेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, जो उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जो मैटर होता है, अब जो हमारे आसपास क्या है, हर एक चीज मैटर से बनी हुई है, ठीक है? जो मैटर होता है वो एक एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, जिसे हम एटम बोलते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब उसका कोई पार्ट और कोई सब पार्ट्स नहीं होते, वो सिर्फ अकेला होता है, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट होता है और कोई पार्टीशन नहीं होती उसका। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे एटम बोलते हैं। जो आगे चल के ये क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, कैसे फेल हुआ आगे बताए जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज क्या बोली, उन्होंने बोला था कि जो सेम एलिमेंट्स है, जो सेम एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट का मतलब जो कार्बन 12 है और जैसे कार्बन 14 है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वो हर एक चीज में सेम होंगी, सेम इन द ऑल रिस्पेक्ट। मतलब का कहने का मतलब है उनका मास, उनका साइज, उनका शेप, उनका वॉल्यूम, हर चीज क्या होगी, सेम होगी। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, ये चीज क्या हो गई, रॉन्ग प्रूफ हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने बोली जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, तो हमारे क्या होते हैं, उनका जो शेप साइज होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन ये क्या हुआ, ये भी हमारी चीज आगे चल के क्या होगी, फेल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, अगर एटम हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है तो हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेगा। हाँ ये ठीक, ठीक है, जो हमारा एटम है स्मॉलेस्ट यूनिट तो है, ऑब्वियसली केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या रहता है, पार्ट लेता है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, अगर कोई एटम है, ठीक है, इसके दो या दो से एलिमेंट से कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। जो वो कंपाउंड बनेगा वो सिंपल होल रेशियो में होगा, होल नंबर में होगा, लाइक 1 2 3 4। ठीक है, ये थ्योरी जो हमारी मतलब जो जनरल केमिस्ट्री है उस पर तो अप्लाई होती है, लेकिन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है ना, तो ये कुछ पे अप्लाई होती है। नेक्स्ट उन्होंने बोला जो हमारा एटम है, जो हमारा एटम है उसको हम ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को पता है कौन सा लॉ है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है, क्या कहता है कि हमारा जो मैटर होता है ड्यूरिंग द केमिकल और फिजिकल चेंज, हमारा जो मैटर है ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना? नेक्स्ट क्या था, जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या इन्वॉल्व करता है, वो इन्वॉल्व करता है सिर्फ कॉम्बिनेशंस को, कॉम्बिनेशन को या फिर सेपरेशंस को या फिर रीअरेंजमेंट को, किसके, एटम्स के रीअरेंजमेंट को। ठीक है, मतलब इनके कहने का क्या मतलब है, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड आई। तो उन्होंने बोला कि जो हम एलिमेंट लेते हैं, बनता तो कंपाउंड तो एक अलग है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाई तो उसमें ना हमको कहीं कार्बन नजर आ रहा है ना ऑक्सीजन, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक नई चीज बन गई। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें हम सिर्फ रीअरेंजमेंट करते हैं एटम्स का, है ना, कि कार्बन ने ऑक्सीजन के दो ले लिए या फिर इसके साथ वन कंबाइन कर दिया, ये कंप्लीट कंप्लीट के कंप्लीट चले गए तो ये CO2 बन गया, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, सेपरेशन का मतलब जैसे मैंने CO3 था, इसको बहुत एक्सट्रीम हीट पे क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो इसमें क्या हुआ, CaO बन गया और CO2 बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, ठीक है, सेपरेशन हो गया। अब नेक्स्ट है
रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं बिट्टू, क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना, फिक्स करते हैं, तो वहां पर रीअरेंज करते हैं एटम्स को। ये बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, अब डाल्टन ने अपनी थ्योरी तो दे दी, लेकिन आगे क्या हुआ भाई साहब, मंथन किया गया, वो सारे अपने अपने मतलब साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला नहीं ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है, ये यहाँ पे अप्लाई होती है, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, उन्होंने ऐसे ऐसे करके मतलब कुछ उसके जो पोस्टुलेट्स थे उनको क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, फेल कर दिया। जो उनका पहला पोस्टुलेट था, जो फर्स्ट लिमिटेशन था, वो उनका ये था कि जो एटम है वो क्या हो गया, उन्होंने बोला कि जो एटम है वो इंडिविजुअल पार्ट है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट। लेकिन क्या हुआ, आगे चल के पता चला जो एटम है वो नो मोर इंडिविजुअल, वो अकेला नहीं है, बल्कि वो किस किस चीज से मिलकर हुआ है, वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। उन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन चीजों से मिलकर बना हुआ है जो हमारा। और ये क्या होता है, जो एटम होता है वो राउंड इन शेप होता है। एटम क्या होते हैं हमारे, राउंड इन शेप होते हैं। और उन्होंने बोला जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ क्या होते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। और प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज बोली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला कि नेक्स्ट था वो ना इस चीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए कि जो डिफरेंट एलिमेंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब ये कैसे फेल हो गए, किसी ने बोला कि जैसे कार्बन 14 है और नाइट्रोजन 14 है, और यहाँ पे कार्बन 14 का मॉलिक्यूलर मास और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, वो तो सेम है ना, लेकिन सिर्फ क्या है, जिनका नंबर है वही तो डिफरेंट है ना। तो वो इस चीज को क्या हुआ, इस चीज को प्रूव करने में फेल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट था वो एक और चीज को करने में फेल हो गए कि अगर हम क्या होते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स को कंबाइन करें, जैसे हम जो गैसेस पे, उन्होंने बोला कि जो हमारे सिमिलर सिमिलर मतलब एलिमेंट्स है वो कभी कंबाइन नहीं हो सकते। ठीक है, हमेशा जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन क्या हुआ, आगे चल के हमारे क्या हो गई, क्या हो गई, फेल हो गए। जस्ट बिकॉज आप जानते हो जब ऑक्सीजन के दो एटम्स को मिलाएंगे तो हमको O2 मिलता है, O3 मिलते हैं, O4 मिलते हैं, ये सब क्या होते हैं, ऑक्सीजन के हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स होते कि नहीं होते हैं, है ना। तो ये थ्योरी भी यहाँ पर फेल हो गई कि यहाँ पर क्या होते हैं, हाँ दो सिमिलर गैसेस को हम कंबाइन कर सकते हैं एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो एटम है वो हम सॉरी यहाँ पे बोला ये एक और चीज को फेल हो गई जो हमारा गेलुसेक ने दिया था कि क्या हुआ, कॉम्बाइनिंग ऑफ वॉल्यूम्स, कि हम सेम उनको वॉल्यूम कंबाइन नहीं कर सकते। लेकिन गेलुसेक ने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि नहीं, एट द स्टैंडर्ड एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर हम डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को कंबाइन करके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये ना जो हमारे डाल्टन थे वो एक तरह से जो हमारे आइसोटोप से, आइसोटोप और आइसोबार, इनकी थ्योरी को देने में फेल हो गई। आइसोबार क्या होता है और आइसोटोप्स जो इनके मतलब एनर्जेटिक प्रॉपर्टी होती है, ये कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये इस आइसोबार और आइसोटोप्स को क्या हुआ, एक तरह से एक्सप्लेन करने में फेल हो। ठीक है, समझ आई कहानी, अच्छी लगी कहानी डाल्टन की। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. सो गए, No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो ना इसलिए पूछ रही हूँ कि सो तो नहीं गए हो कहीं। No, ma'am. Ma'am. चलो देखो, कल जो क्वेश्चंस करे थे वहां से आए, देखो ठीक, यो, और ये ऑलरेडी मैं आपको एग्जाम से पहले दे चुकी थी, ये सब चीजें मैं आपको दे चुकी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज आती है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटम का। अब एटम क्या होता है, अभी पढ़ा था हमने, एटम क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जो हमारे क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो हमारा एटम होता है। अब एटम्स में क्या होते हैं, हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे 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 छोटे,
सॉरी एटम, सॉरी एलिमेंट में मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ इन सब्सटेंस, ठीक है, या फिर एलिमेंट या फिर कंपाउंड, जो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूल। उन्हें क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। अब हमारा एटम से बना है हमारा एटॉमिक मास। एटम से क्या बना है? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास नाम से पता चल रहा है, मास क्या होता है? एक तरह से वेट होता है ना, लिटिल बिट डिफरेंस होता है कि मास हमारा फिक्स होता है, वेट हमारा वेरी करता रहता है। पढ़ाया था ना मैंने स्टार्टिंग में। तो एटॉमिक मास क्या होता है? जो एटम्स का जो मास होता है, ठीक है, वो बताता है कि जो हमारा कितने नंबर ऑफ टाइम, लाइक वन एटम कितने नंबर ऑफ टाइम हेवियर है, किससे? किससे कंपेयर करते हैं? 1/12 पार्ट ऑफ किसके मास से? कार्बन 12 की। किसके? कार्बन 12 के मास से वो कितना हेवियर है, उसे बोलते हैं हम एटॉमिक मास। और इसकी यूनिट क्या होती है? दैट इज AMU। उसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। हमारे किसके इक्वल होता है? विच इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब मैंने पूछा कि कोई मुझे बता सकता है कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ही क्यों लिया है, ये क्यों वैल्यू आई है? कौन बताएगा मुझको? बोलो, बताओ। आप 1 डजन को आप 12 ही क्यों बोलते हो, इसको 13 क्यों नहीं बोलते? सेंचुरी को आप 100 बोलते हो, आप 102 क्यों नहीं बोलते? बोलो, बोलो ना। क्योंकि फिक्स्ड है, क्योंकि इनका क्या है कि हाँ वो हमने बनाया है कि हमारा क्या होता है, हमारा 1 डजन 12 के इक्वल होगा, सेंचुरी दिस इज 100 पार्ट्स होंगे, ठीक है। अब मैंने पूछा कि हमारा जो AMU है उसकी यूनिट इतनी ही क्यों है, वो सुनो क्यों है। हमारे पता है पहले क्या होता था, जब हम एटॉमिक वेट निकालते थे किसी भी एलिमेंट का, तो हम ना हाइड्रोजन का रेफरेंस लेते थे, ठीक है, कि इतना एलिमेंट का मास ले लिया, ठीक है, इतना एलिमेंट का वेट ले लिया, डिवाइडेड हम बयान करते थे कि वेट ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का रेफरेंस। लेकिन क्या हुआ, जब हमने हाइड्रोजन से लिया तो हमें कुछ एटॉमिक वेटेज में क्या हुआ, चेंजेस आए, ठीक है, चेंजेस आए। तो फिर आगे चल के जो मॉडर्न था, मॉडर्न में क्या कर दिया हमने, तो एटॉमिक वेट को हमने किसके लिया, हमने किसके रेफरेंस में ले लिया, कार्बन 12 के रेफरेंस में। तब हमारा क्या हो गया, हमारी वैल्यूज क्या आ जाएगी, फिक्स्ड आने लगी, ठीक है। तो अब मान लो ये ना हमारा कार्बन 12 है, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस कार्बन 12 को 12 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। 12 पार्ट्स में क्या कर दिया, इसको इक्वली डिवाइड कर दिया। अब आप जानते हो जब इक्वली डिवाइड कर दिया तो चाहे इसका हो मास, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, सब इक्वल है। तो हम जब मैंने ये पार्ट ले लिया तो इसे क्या बोलेंगे, एक पार्ट ले लिया आउट ऑफ 12, 12 पार्ट करे थे ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। वो हमारा क्या है, वो कितने के बराबर है हमारा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब कैसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, क्यों बोलते हैं इसको, ये तो आपको पता चल गया, 112 मास ऑफ कार्बन 12 है। अब ये देखो यहाँ पे दिया 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब चलो भैया हम ना मास लेते देते हैं कार्बन 12 के एटम का, वो कैसे लेते हैं वो बताती हूँ। आपको पता है जो हमारा कार्बन 12 है, तो इसमें होता क्या है, हमारे 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब 6 प्रोटॉन हो गया, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब आप जानते हो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में इक्वल नंबर्स के हो, जब इक्वल नंबर्स की हैं और इसकी वैल्यू क्या है 0, तो इस बेटर हम क्या करेंगे, 6 प्रोटॉन ले लेंगे, इसको भी हम न्यूट्रॉन को प्रोटॉन कर देंगे और बोलेंगे कि 12 मास ऑफ प्रोटॉन। 12 क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं ना, तो प्रोटॉन को क्या किया, 12 मास ऑफ प्रोटॉन, वो हमने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि मास ऑफ कार्बन 12 क्या हो गया, विच इज इक्वल टू 112 इंटू 12 मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है आप भी जानते हो, अभी क्वेश्चन में करा था, जब एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर निकालना हो तो किसके रेफरेंस में लेते हैं हम, किसकी हेल्प से लेते हैं,
प्रोटॉन की हेल्प से ना, अभी आया था ना एमसीक्यू, है ना पेपर में, नहीं यार भूल Yes, गए? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब मैंने जब इसकी मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट कर दी तो 12 से तो 12 कैंसिल आउट हो गया, और 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम। अब समझ आया कहां से आया है, ये किसकी वैल्यू है, हमारे मास ऑफ प्रोटॉन की। ठीक है बच्चा, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. मुझे ना बोलते रहा करो, मुझे ऐसा लगता है या तो तुम सो गए हो या फिर कुछ और कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है। Yes, ma'am. तो अब हम एटॉमिक वेट निकालते कैसे हैं किसी भी एलिमेंट का, कि वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12। ठीक है, 1/12। ठीक है, वो होता है हमारा एटॉमिक वेट। अब एटॉमिक वेट अगर हम कार्बन 12 करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो सिंपली जो हमारा वेट होता है, वेट होता है एटम का, ठीक है, उस दैट पर्टिकुलर एटम का, वही होता है हमारा क्या, एटॉमिक मास। ठीक है ना, जो जिस एलिमेंट का वेट होता है वही एटॉमिक मास होता है। ठीक है, अब एक और चीज आती है, जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का वही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, और वही ग्राम एटॉमिक मास होता है। बस डिफरेंस क्या है कि एटॉमिक मास को हम एएमयू में करते हैं, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती है, सिर्फ नंबर होता है, और ग्राम एटॉमिक मास हम ग्राम में लेते हैं। ठीक है, ओके, क्या Yes, हुआ? ma'am. हाँ, Yes, ma'am. चलो अब एक और चीज बताती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ना आपसे क्वेश्चन किया, अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब हम किसी भी एलिमेंट के मास को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास होता है। ठीक है ना, मैंने बोला कि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास बनाओ, तो क्या बोलोगे आप, 1 ग्राम। मैंने 1 gram. O2 है, इसका एटॉमिक मास बताओ, तो इसका कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, है ना, हो जाएगा Yes, ना? ma'am. मैंने बोला सोडियम, सोडियम का कितना होता है, 23, 23. ग्राम में क्या होगा, 23 ग्राम। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. चलो अब बात करते हैं कि, जस्ट अ मिनट, हाँ, मैंने बोला, अब आप बोल रहे हो कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता है मैम, उसकी यूनिट क्यों नहीं होती, वो बताती हूँ। जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन का है वो हमारा 1 AMU है, कितना हो गया, 1 AMU, ये ले मान लेते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैं तो AMU को चेंज कर रही हूँ, दैट इज 1 AMU की वैल्यू क्या थी है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब मैंने बोला मैं इस ग्राम को भी क्या करूंगी, इस ग्राम की भी एक यूनिट होती है, आपने सुना होगा Na, कौन है ये, क्या है ये, Number. Number of एवोगैड्रो atoms. नंबर बिटिया, एवोगैड्रो ये साइंटिस्ट है और एन को बोलते हैं नंबर। कल ही बात हुई थी, एवोगैड्रो एवोगैड्रो इतने सारे क्वेश्चंस बताए थे एवोगैड्रो नंबर के बेसिस पे, भूल गए बड़ी जल्दी। जहां पे भी एन ए आता है वो होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर। वो कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये जो ग्राम होता है ना वो होता है इक्विवेलेंट टू एवोगैड्रो नंबर, तो इसकी वैल्यू ले ली, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.67 10⁻⁻20 और इस 1 को AMU और ग्राम को, तो हमारी वैल्यू आएगी 1, हमेशा क्या आएगी 1। तो 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, देयर इज नो यूनिट लेफ्ट, कोई यूनिट बची नहीं, और No, हमारे ma'am. आ क्या गया हमारे पास, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मैं पूछूं आप लोगों से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, बताओगे मुझको? Yes, Yes, ma'am. ma'am.
मैम रिलेटिव एटॉमिक मास एक बार फिर से रिपीट कर दो। क्या बेटा? मैम रिलेटिव एटॉमिक मास रिपीट कर दो एक बार फिर हाँ से। बिल्कुल ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? वो होता है विच इज इक्वल टू द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता है किसके इक्वल? ग्राम एटॉमिक मास। अब जब इक्वल होता है तो एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? एएमयू होती कि नहीं होती? अब ये एएमयू हमारे यस ग्राम मैम। एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो जब ये भी ग्राम एटॉमिक मास है तो हम क्या करेंगे? ग्राम एटॉमिक मास ले लो। 1 एमयू तो हमारा 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 होता है। ये ग्राम क्या होता है? ये ग्राम होता है दैट वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो क्या होता है? 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। अब देखो ये -24 है, ये 23 प्लस का है, तो क्या हो जाएगा? 10 रेज़ टू पावर -1। ठीक है, वैल्यू क्या पड़ी? 1.67 इंटू 6.023। इसको डिवाइडेड बाय 10 भी लिख सकते हो, है ना? अब जब आप कैलकुलेटर लो, मल्टीप्लाई करो और देखो वैल्यू क्या आती है। यही आएगी। आएगी क्या? 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। ठीक है बच्चा? तो जब वो आपको यूनिट बची नहीं, एम यूज कर दिया, ग्राम भी कर दिया, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? हमारे इक्वल तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास की, लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है? अब ठीक है, या फिर कुछ और रह गया? तो सुन सकते हो? हेलो, कैन यू हियर मी? यस मैम। अरे बेटू रिस्पॉन्ड कर दो ना, एटलीस्ट मुझे तो पता चले कि सुन सकते हो या नहीं सुन सकते। ठीक है, तो मान लो मेरा एग्जांपल दे रखा है कि एटॉमिक वेट है किसका? हाइड्रोजन का 1 एमयू, जो हमारा मास होता है हाइड्रोजन का। अब उसने बोला कि एक्चुअल वेट, जब भी एक्चुअल वेट किया जाए तो एएमयू को क्या हुआ? वैल्यू पुट कर दो एएमयू की, 1 इंटू 1.66 10 to the power -24 देन ग्राम। अब बोला है कि 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब भैया जब हमने बोला कि मेरे पास 12 डजन के लिए मेरे को ऑल 12 और 12 12 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 10 का कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1.66 इन 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। ठीक है? ओके। Yes, ma'am. मैम। हाँ, मैम। मुझे ऐसे लगा मैम कैसे बोल रहे मैम। चलो, अब मैं पूछती हूँ आप लोगों से लाइक नाइट्रोजन N2। N2 का एटॉमिक मास बताओ, ग्राम एटॉमिक मास बताओ और रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ विद यूनिट्स। क्या होता है नाइट्रोजन का? मैसेज नहीं करो और चलो मैसेज करो, चलो हाँ बताओ। नैन्सी बोलो। पूरे इसने हाथ उठा रखा है, नवीन। नवीन के नाम से क्या होना है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 14 AMU 14 ग्राम। वेरी गुड, 14 AMU 14 ग्राम। और रिलेटिव क्या हो गया? ओनली 14। वेरी गुड, ये तो बिल्कुल सही बताया। क्या हुआ? एटॉमिक मास क्या हुआ? 14 AMU। ग्राम एटॉमिक मास क्या? 14 ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया? 14, है ना? और पूछो। यस मैम। चलो Yes, ma'am. ओके, मैं पूछ रही हूँ वाटर H2O। पहले इन दोनों का कंबाइन करो, कंबाइन करके कितना आता है? 18 आता है ना? 18 AMU 18 ग्राम 18। वेरी गुड। तो 18 AMU क्या हो गया? हमारा एटॉमिक मास हो गया। रिलेटिव एटॉमिक मास 18 हो गया। और ग्राम एटॉमिक मास हमारा 18 ग्राम हो गया, है ना? यस मैम। चलो वेरी गुड। और अभी मैं पूछती हूँ लाइक जस्ट मिनट, हाँ अभी पूछती हूँ। 18 ग्राम हो गया, हाँ चलो। CO2
14 AMU 14 ग्राम for कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है टोटल मास बेटा? 44 AMU वेरी 44 गुड, 44 वेरी गुड। 44 AMU 44 ग्राम एटॉमिक मास और रिलेटिव मास हो गया 44। 44. वेरी गुड, कीप इट अप। किस नाम से था? करतार ना बिटू आपका? अतुल हाँ, अतुल अतुल, या अतुल, सॉरी सॉरी, यस अतुल, ओके गुड, अब याद रहेगा अतुल। चलो, गुड अतुल, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं, ऐसे हम बात करते हैं अपने मॉलिक्यूलर मास की। यहाँ पे एटॉमिक मास हो गया एटॉमिक। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? कौन बताएगा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? यस, बताइए। हैंड रेज किया और चली गई। Ma'am, may I? यस, It is defined as the sum of masses of atoms constituting a molecule. वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? मैं वॉइस नहीं जा रही आपको? वॉइस तो आ रही है, फिर से बोलो, मुझे कुछ बोलना चाहते हो तो देन मैं बता दूंगी वॉइस आ रही कि नहीं आ रही। सुहानी, मैम रिज्वाइन करूँ? हाँ रिज्वाइन कर लो बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। Yes, ma'am. यस सुहानी, बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा? Ma'am, the sum of the atomic masses of all atoms in a molecule based on a scale in which the atomic masses of hydrogen, carbon, nitrogen, and oxygen. ओके, ठीक है, गुड। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जो हम मॉलिक्यूलर मास में क्या होते हैं, ऐसे बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम जो हमारा मास है ऑफ दैट वन मॉलिक्यूल हैवियर किससे होगा? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। जैसे हमारा एटॉमिक मास में क्या आते थे, उसमें भी हम कार्बन 12 से कंपेयर कर देते हैं। मॉलिक्यूलर मास में हम क्या इंडिकेट करते हैं कि वो कितने टाइम है किसका मास उस वन मॉलिक्यूल का, किसके कंपैरिजन में? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है? एडिटिव प्रॉपर्टी का होता है। मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मोना मोला CO2 का मॉलिक्यूलर मास, तो पहले कार्बन का एलिमेंट लेंगे, ऑक्सीजन का, और उन दोनों का हम क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है? एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं कि उसमें कितना मास है, निकाले, कार्बन का निकालेंगे, ऑक्सीजन का निकालेंगे। ठीक है ना। अब मैंने बोला, अब जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है, अब मॉलिक्यूलर मास हो गया, अब मैंने पूछा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे चीजें होती हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, वो सब क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। बस अगेन यूनिट चेंज। मॉलिक्यूलर मास को हम AMU में करेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम किस में करेंगे? ग्राम्स में करेंगे। समझ आया? ठीक है। तो ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास का और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का रिलेशनशिप। अगर अब मैं अब आपसे पूछूं कि जो अमोनिया है, अमोनिया NH3 होता है। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मेरी वॉइस क्लियर किस किस को नहीं है? प्लीज टेल मी। मैम क्लियर है। बेटा जिसको क्लियर नहीं है प्लीज रिज्वाइन करो। ठीक है, रिज्वाइन कीजिए। बीच बीच में कट हो रही है हो रही है, बीच बीच में कट। बेटा एक्चुअली आपके नेटवर्क में इशू है, आप रिज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे ना आपकी वॉइस कट करके आ यस रही मैम। है। ठीक है। अब मैंने बोला अमोनिया, अमोनिया में कितना होता है? अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कितना होता है? 17 हाँ, तो इसका जब इसका 17 होता है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 17 AMU वेरी गुड। इसका 17 AMU होगा
और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 17 ग्राम। और इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 17। वेरी गुड, 17। ओके, चलो अब मैं बोलूं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका कितना होगा? 98. वेरी गुड। व्हाट 98? 98 होता है। 98. मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 98 AMU। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 98 98। ग्राम। 98. और क्या होगा रिलेटिव? ओनली 98। ठीक है, ये सब चीजें होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। आप लोगों के क्वेश्चन, उसमें भी क्वेश्चन आया था टेस्ट में, एवरेज एटॉमिक मास। जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास होता है वो स्पेशली जहां पर होता है जहां पर हमारे किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? जो भी हमें आइसोटोप्स मिलते हैं, लाइक क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, है ना। जिसके भी हमको आइसोटोप्स मिलेंगे हम उनका क्या निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि एक लड़का 30 किलो का, एक लड़का 40 किलो का, एक लड़का 50 किलो का, इन तीनों का एवरेज निकालो। तो एवरेज में करते क्या है? इन तीनों का ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करते नहीं करते? Yes. Yes, ma'am. एवरेज होता है एवरेज। वैसे ही हमारा जो एवरेज एटॉमिक मास होता है हम क्या करेंगे? तीनों के हम क्या कर लेंगे? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मास लेंगे प्लस उनकी अबंडेंस जो होती है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसके दो फॉर्मूलेज हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए। ठीक है, फर्स्ट जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि हमें क्या हुआ कि क्लोरीन है, क्लोरीन दिया हुआ है, ठीक है, इसके दो आइसोटोप होते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट अबंडेंस है कि ये क्लोरीन 35 दे दिया, एक क्लोरीन 37 दे दिया। उसने बोला कि जो क्लोरीन की अवेलेबिलिटी वो 75%, 35 की, और 37 वाले की 25% है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक वेट निकालो एवरेज। तो ऐसे क्या करेंगे? पहले हम 75 को कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 0.75, क्योंकि परसेंट है, सिंपल। तो उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 इंटू 0.75 प्लस, नेक्स्ट है 37, इसकी अबंडेंस कितनी है? 25, तो 0.25 हो जाएगा, तो हो जाएगा 37 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। तो अब जो इनका वैल्यू आ जाएगी वो उसका एवरेज एटॉमिक मास होगा। मींस यहाँ पे देखो क्लोरीन, क्लोरीन का 35.5 होता है ना, बोलते हो ना 35.5 क्लोरीन। Yes, ma'am. जब NH यूज किया तो NH कितने होता है? 23, क्लोरीन का होता है 35.5। ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 58.5 दोनों का मिलके, है ना। तो ऐसे निकालते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास। और कहाँ पे निकलता है? जहां पर भी किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स पाए जाते हैं वहां पर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इस टाइप का, जहां पे आपको टेबल दी हुई होती है विद द मोलर मास, ठीक है, और नेचर में कितना, मतलब कितना पाया जाता है। लाइक इसमें क्या करेंगे? सीधा वही परसेंट को तो चेंज करेंगे, इसको 0.7 को तो 0.07 हो जाएगा, 0.071। बस इसमें करना क्या है, जब जैसे टेबल दी हो तो जो आइसोटोप्स का मोलर मास दे रखा है, उनकी अबंडेंस है, उनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है और ऐड करके आंसर हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ आर्गन क्या आ जाएगा? डिवाइड करेंगे 39.35 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? किसमें करते हैं? ग्राम। ग्राम पर मोल में। मोलर मास किसमें निकालते हैं? ग्राम पर मोल। Gram per mole. ठीक है, Yes, Yes. ma'am. अच्छा चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो और करके बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जाम्पल है, बताओ। करो।
मैम 98.90। यस। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि ऑलरेडी एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है। अब जानते हो एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 12.001। उसने बोला है कि परसेंटेज बतानी है 12 की, ठीक है, कार्बन 12 और कार्बन 13, ठीक है। लेट हमने मान लिया कि हमारा टोटल जो है एक्स वेट है कार्बन 12 का, तो उसकी 12 से मल्टीप्लाई प्लस। अब हमारा जब x इसने ले लिया तो 100 में से निकालते हैं ना, तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड वो 13 की, डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा 100। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10211। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज 98.9%। ठीक है, सिंपल। चलो अब इस क्वेश्चन को करो, देखो। जल्दी कर सकते हो इसे शॉर्ट ट्रिक से, मल्टीप्लिकेशन की। आपको कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। थर्टी फाइव पॉइंट वन सिक्स, 35.46, 35.46। वेरी गुड, वेरी गुड। कैलकुलेटर यूज किया है फिर खुद मल्टीप्लाई किया है? मैम खुद किया मल्टीप्लाई। चलो वेरी गुड। तो इसमें क्या दे रखा है, क्लोरीन 34.9 ऐसे दे रखा है, 36.9 और ये 34.9। सिंपल क्या होता है, इसको 37 कर दो, इसको 35 कर दो, इसको 24 पॉइंट है तो 0.24 हो जाएगा, ये 0.275 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे कर दो, देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका, 5 5 25, 2 5 को यहाँ से इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 50 52 हो जाएगा, 52 कैरी 5 एंड 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये जाएगा 26.25। इसको मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो दैट इज 8.88। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 35.14 समथिंग करके आएगा, वही हमारी वैल्यू यू फॉर यूनिफाइड मास। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. कोई दिक्कत तो नहीं है? मूव ऑन करें नेक्स्ट। नो मैम। चलो अब हमारा मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, जहां पर भी वॉल्यूम की बात आ जाएगी वहां पर हमारे क्या हो जाएंगी, गैसेस के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है, एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात होगी वहां पर 22.4 लीटर वैल्यू यूज करते हैं। क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, इतना होता है ना। हर एक गैस का हमारा क्या होता है वॉल्यूम, 22.4 लीटर एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि जितना वॉल्यूम एक पर्टिकुलर गैस ने ऑक्यूपाई कर रखा है इन अ 1 मोल, इसे बोलते हैं हम ग्राम मोलर वॉल्यूम या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, ओके। यस। अब बात करते हैं हमारे इक्विवेलेंट मास की। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, जब हम क्या करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, मतलब कोई भी हमने अलग मास ले लिया कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वो मास जब कंबाइन करेगा विद किसका, डिस्प्लेस ऑफ 1008 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, या फिर 8.0 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 35 पार्ट ऑफ क्लोरीन, तो उसे बोलते हैं हमारा इक्विवेलेंट मास। मीन्स मान लो हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, H2 है, तो उसका लेंगे हम 1.008 मास निकालते तो इतना ही होता है ना। ऑक्सीजन का क्या होता है 8 पार्ट O, ठीक है, उसका हाफ पार्ट, क्लोरीन का 35.5। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, जब हम क्या करते हैं किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को क्या हम न्यूमेरिकली इक्वल कर देते हैं किसी के मास के बराबर, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंट मास। इसको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, इसे बोलते हैं हम EM या फिर ग्राम इक्विवेलेंट मास, जो क्या होता है मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय
gram equivalent mass of a substance. That is called number of gram equivalent mass. Okay. अब इक्विवेलेंट मास को डिफरेंट डिफरेंट से मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइक हमने लिक्विड में, सॉलिड में, गैसेस में हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमको किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो वे क्या होते हैं, वो हमारा उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी। अब बात करते हैं यहाँ पे वैलेंसी क्या होती है। कौन मुझे बताएगा कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है? बोलो जरा, वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी बताओ क्या होता है? Number of electrons present in outermost shell. यस, वो होता है वैलेंसी के क्या बोलते हैं हम, बेसिकली उसको हम मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं। वैलेंसी को जब हम कंबाइन करते हैं, जब हम पावर ऑफ एटम, जो हमारी एटम पावर की एटम की जो पावर होती है ना, जब हम उसको कंबाइन कर लेते हैं उसे बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी बेसिकली क्या होती है, हमारी नंबर ऑफ एटम होती है ऑफ पर्टिकुलर एटम जो कंबाइन करता है विद वन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अब इनमें क्या हुआ, ये दो हैं, जब इनको कंबाइन किया है तो तभी तो हमारा क्या हुआ, H2O बना ना, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट कंबाइन विद द वन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, उसे बोलते हैं हम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, टू फॉर्म अ कंपाउंड, उसे बोलते हैं हम वैलेंसी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट क्या होगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब बात करते हैं हम एसिड्स और बेस की, ठीक है। अब मैंने बोला कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, जब एसिड की बात हो रही हो तो हम उसको बेसिसिटी से कंपेयर करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट लाइक कंपाउंड डिवाइडेड बाय उसकी बेसिसिटी, जहां पे हम आयंस की बात करेंगे, ठीक है। आगे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, बेस हो तो उल्टा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्ट की। अब सॉल्ट में क्या होता है, हमारा NaCl होता है ना। तो इसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसे होता है कि नहीं होता। तो हमारा जो इक्विवेलेंट मास होगा किसी भी सॉल्ट का, वो होता है उसका फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास अगेन वही टोटल मास निकालेंगे, Na का कितना है, Cl का कितना हो जाएगा, दैट इज 58.5 डिवाइडेड बाय, उसमें बात करेंगे कि टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है, ठीक है। क्योंकि हमारे आयंस होते हैं ना, NaCl में हमारे क्या होते हैं, आयंस होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो होता है हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। अब बात करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझको, बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही, मैं बता देती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कंपाउंड और एलिमेंट होते हैं जो हमारे रिडक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। रिडक्स रिएक्शन का मतलब जहाँ पे हमारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पीसेस, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। वो होते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उनका क्या होता है, अगेन फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है, पर मॉलिक्यूल, या फिर टोटल चार्ज ऑन, मतलब कितने चार्ज ले लिए, मतलब वही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने लिए हैं पर मॉलिक्यूल, उसे बोलेंगे हम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक आया, यहाँ तक समझ आया सबको? Yes. यहाँ तक काफी है क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास भी है, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों के लिए भी मोर देन इनफ है, ठीक है। कहाँ चले गए सबके सब? यस मैम। Yes, ma'am. चलो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। टिल देन आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है क्या, या फिर ये लास्ट? लास्ट। चलो ठीक है।